नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कई रूप थे। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते वक्त वे आज़ादी के मतवाले बने। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वे एक जिम्मेदार और समझदार रणनीतिकार रहे। जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनकी राष्ट्र निर्माण की क्षमता सामने आई। देश के वे चिराग कहलाए। अगर विदेशी मामलों की बात करें तो उनका राजनयिक और कूटनीतिक रूप भी खूब दिखा। परिवार में एक स्नेही पिता और बच्चों के लिए चाचा नेहरू। इस बहुआयामी व्यक्तित्व वाले नेहरू को एक परिधि में बांधना मुश्किल रहा। एक तरह से परिभाषित करना भी कठिन ही होगा। लेकिन सच ये भी है कि नेहरू की विरासत आज जिंदा है, बरकरार है। चुनौतियों का सामना तो जरूर कर रही है और बात बेबात पर नेहरू को खत्म करने की, नेहरू की आलोचना करने की कोशिश होती रहती है। लेकिन कैफी आजमी के शब्दों में यदि कहूँ तो आज के परिवेश में नेहरू सबसे ज्यादा सटीक लगते हैं। और कैफी आजमी ने कुछ यूं बयान किया था कि मैंने तन्हा कभी उसको देखा नहीं, फिर भी जब उसको देखा तो वो तन्हा मिला। जिंदगी का हो कोई जिहाद, वो हमेशा हुआ सबसे पहले शहीद, सबसे पहले वो सूली पर चढ़ता मिला। नेहरू ने देश के लिए सुनिश्चित किया कि भारत अपनी विविधता के साथ एक धर्मनिरपेक्ष देश बना रहे। इसके अलावा उन्होंने पंचायती राज प्रणाली से गांव में लोगों को सशक्त बनाने की कोशिश की। नेहरू की कुछ खास जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में मैं बात रख रही हूं। हालांकि आलोचना से परे कोई नहीं हो सकता और नेहरू भी शायद नहीं थे, लेकिन फिर भी देश में औद्योगिकीकरण की नींव नेहरू ने रखी। बड़े उद्योग को आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी नेहरू काल में। पंचवर्षीय योजना के जरिए देश के विकास का शंखनाद किया गया। विदेश नीति में पंचशील नीति गढ़कर भारत को विश्व समुदाय में एक सम्मानित जगह दिलाने की कोशिश नेहरू के द्वारा की गई। नेहरू के दौर में भारत शीत युद्ध के दौरान विकासशील देशों का नायक बना और गुट निरपेक्षता की आवाज बुलंद हुई। इन सब के बावजूद पंडित नेहरू की हालिया वर्षों में आलोचनाएं होती रहीं। उनके शासन और नेतृत्व के साल ऐसे उदाहरण रहे हैं जब बौद्धिक और आर्थिक स्वतंत्रता उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी की राजनीतिक स्वतंत्रता। पर फिर भी आज नेहरू सबके निशाने पर हैं। आज नेहरू पर उठते तमाम सवालों के बीच हम नेहरू के विरासत को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विशेष विरासत नेहरू की। नेहरू असल में कश्मीर के कौल पंडित परिवार से रहे हैं। 1716 में इस कौल परिवार को मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने दिल्ली बुला लिया। फर्रुखसियार खुद एक विद्वान बादशाह और विद्वानों का बड़ा कदरदान था। कौल परिवार दिल्ली में जहां रहता था वहीं पास में एक नहर बहती थी, सो कौल परिवार नहर वाला या नेहरू परिवार कहलाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में कश्मीरी पंडित के एक समृद्ध परिवार में हुआ। पिता मोतीलाल नेहरू शहर के जाने माने वकील थे। माता स्वरूप रानी नेहरू का संबंध लाहौर के कश्मीरी ब्राह्मण परिवार से था। जवाहरलाल नेहरू ने 13 वर्ष की उम्र तक अपने घर पर रहकर ही हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत भाषा की पढ़ाई की। अक्टूबर 1907 में नेहरू ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज गए और वहां से 1910 में प्राकृतिक विज्ञान में डिग्री लेकर आए। फिर नेहरू ने कानून की पढ़ाई लंदन से की। लंदन से पढ़ा एक वकील किस तरह से स्वदेश आकर यहाँ की मिट्टी में रच बस जाता है और देश के सरोकारों के लिए किस तरह से जी जान निछावर कर देता है, ये बेहद दिलचस्प कहानी है। ये जवाहर से नेहरू बनने की कहानी भी है। नेहरू की कहानी देश की आज़ादी और आज़ादी के बाद के ताने बाने की गाथा भी है। आइए इसी पर नजर डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता
मोतीलाल नेहरू जाने माने वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी था। मोतीलाल नेहरू के 4 बच्चे थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू सबसे बड़े थे। जवाहरलाल ने 14 साल की उम्र तक अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी कर ली थी। 15 साल की उम्र में वो इंग्लैंड के हैरो स्कूल पहुंच गए। 2 साल के बाद वो कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे और नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। लंदन के इनर टेम्पल में उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। जवाहरलाल नेहरू ने इंग्लैंड में 7 साल बिताए, लेकिन वो हमेशा पसो पेश में रहे और उन्हें लगता था कि ना ही वो पूरी तरह से इंग्लैंड में है और ना ही भारत में। हालांकि 1912 के आसपास वो भारत लौट आए। 1916 में उन्होंने कमला कौल से शादी कर ली और 1917 में इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। साल 1912 में गांधी जी से प्रभावित होकर नेहरू कांग्रेस से जुड़ गए और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यही वो समय था जब नेहरू जी ने पहली बार भारत की राजनीति में कदम रखा था और उसे इतने करीब से देखा था। 1919 में गांधी जी ने रोलेट अधिनियम के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। नेहरू जी गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन से बेहद प्रभावित थे। नेहरू जी के साथ उनके परिवार ने भी गांधी जी का अनुसरण किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी संपत्ति का त्याग कर खादी परिवेश धारण किया। 1920-1922 में गांधी जी द्वारा किए गए असहयोग आंदोलन में नेहरू जी ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इस वक्त नेहरू जी पहली बार जेल गए। 1930 से 1935 के बीच कांग्रेस ने नमक सत्याग्रह जैसे कई आंदोलनों की शुरुआत की। इससे जुड़े रहने के कारण नेहरू को कई बार जेल जाना पड़ा। 1924 में इलाहाबाद नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर जी को नेहरू जी में भारत देश का एक महान नेता नजर आ रहा था। वक्त के साथ नेहरू ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ी और देश के पहले प्रधानमंत्री बने। कितने बरस हुए कि हमने किस्मत से बाजी लगाई थी, एक इकरार किया था, प्रतिज्ञा की थी। अब वक्त आया है कि हम उसको पूरा करें। बिल्कुल पूरी तो शायद अभी भी ना हो, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल पूरी हुई। हम वहां पहुंचे मुनासिब है कि ऐसे वक्त पहला काम हमारा ये हो कि हम एक पुरानी और एक नई प्रतिज्ञा फिर से करें, इकरार करें आइंदा हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के लोगों की खिदमत करने का। चंद मिनट में ये हमने एक मंजिल पूरी की और इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं। आजाद हम हुए, लेकिन आजादी के साथ मुसीबतें और बोझे आते हैं। उनका सामना करना है, उनको ओढ़ना है और हमने जो स्वप्न देखा था उसको पूरी तौर से असल बनाना है। मुल्क को आजाद हमें करना था, मुल्क से गैर हुकूमत को अलग करना था। मुकाम पूरा हुआ। स्वतंत्रता के बाद भारत को सही तरह से गठित कर उसका नेतृत्व कर एक मजबूत राष्ट्र की नींव के निर्माण का कार्य नेहरू जी ने शिद्दत के साथ निभाया। भारत को आर्थिक रूप से निर्भीक बनाने के लिए उन्होंने बहुत अहम योगदान दिया। आधुनिक भारत के स्वप्न की मजबूत नींव का निर्माण किया। इन्होंने शांति एवं संगठन के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की रचना की। इनकी बहुत मेहनत के बावजूद ये पाकिस्तान और चीन से मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं बना पाए। 1955 में नेहरू जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। नेहरू वैसे देश के पहले प्रधानमंत्री बने जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। तब नेहरू ने 14 अगस्त के मध्य रात्रि में वॉयसराय लॉज, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति भवन है, वहां पर ऐतिहासिक भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। ये भाषण भले ही संसद में न दिया गया हो, लेकिन भारतीय गणतंत्र और लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर रहा। इस ऐतिहासिक भाषण के अंश हम आपको सुनाते हैं और इसी से आपको नेहरू की सोच की पहचान मिलेगी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge.
के नतीजों ने इस पर आशंकाएं कम कर दी। इस योजना के दौरान विकास दर 3.6% दर्ज की गई। इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय सहित अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ोतरी हुई। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाया गया, दूसरी में औद्योगिक क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया। इससे आजादी के पहले दशक में विकास की मजबूत नींव पड़ गई। एक नजर डालते हैं नेहरू के विकास नीति पर। नेहरू के समाजवाद की तुलना अक्सर फैबियन समाजवाद से की जाती है, जो मार्क्सवाद के क्रांतिकारी सिद्धांतों को खारिज करता है और इसके प्रति अधिक उदार दृष्टिकोण अपनाता है। जो बात कम ही जानी जाती है वो ये है कि कम से कम 1936 तक नेहरू के समाजवाद के कट्टर अनुयायी रहे, लेकिन बाद में नेहरू के विचार में बदलाव आए और वे बड़े उद्योग लगाने के पक्ष में खड़े दिखे। 1953 में एक भाषण में उन्होंने तर्क दिया था, मेरे लिए एक बात स्पष्ट है कि अगर हम यहाँ भारी उद्योग विकसित नहीं करते हैं तो हम रेलवे, हवाई जहाज और बंदूकें जैसी सभी आधुनिक चीजों को खत्म कर देंगे या फिर उन्हें आयात करेंगे। लेकिन उन्हें विदेश से आयात करना विदेशों का गुलाम होना है। जवाहरलाल नेहरू एक आर्थिक आधुनिकतावादी थे। उनका मानना था कि बड़े पैमाने पर गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए तेजी से औद्योगिकरण सबसे प्रभावी तरीका था। 1956 में दिए गए एक भाषण में नेहरू ने अपने दृष्टिकोण को और साफ किया। नेहरू ने कहा था, पहले औद्योगिकरण का लोगों का विचार उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने में से एक था, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार मिला। अब विचार है हमें भारी बुनियादी मदर इंडस्ट्रीज से शुरुआत करनी चाहिए। हमें बड़े पैमाने पर लोहे और स्टील के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए। हमें उस मशीन के उत्पादन से शुरुआत करनी चाहिए जो मशीन बनाती है। 1950 के दशक में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल चरित्र को बदल दिया। पंचवर्षीय योजनाएं नेहरू की ही देन है, जिससे विकास का ब्लूप्रिंट सामने रखा जाता रहा था। 1956 से 1961 की इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही देश में दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला की स्टील मिलें स्थापित हुईं। इस पंचवर्षीय योजना के तहत जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने रेलवे लाइन का विस्तार करने का खाका तैयार किया और एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी बनाया। इसी योजना के तहत राष्ट्रीय आय 25% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। हालांकि ये लक्ष्य 20% ही हासिल हो पाया, लेकिन इस योजना ने देश में हैवी इंडस्ट्री को एक अच्छी शुरुआत दी, जो आगे जाकर देश के अन्य छोटी इंडस्ट्री के लिए मददगार सिद्ध हुई। इसी योजना के तहत देश का पब्लिक सेक्टर तेजी से बढ़ा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हुए। ब्यूरो रिपोर्ट। आजादी के बाद नेहरू गांधी को नई राह पर लेकर चले। एक राष्ट्र का जन्म हुआ और लोगों को ये समझना जरूरी था कि देश सर्वोपरि है। जाति, प्रांत, किसी भी पहचान से मुल्क से आवाम का रिश्ता बेहद बड़ा और ज्यादा पवित्र है। नेहरू ने इसी नए दौर में नई इबारत लिखने के लिए जनता से अपील की। नेहरू का वो भाषण कुछ इस तरह से था। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आजादी को मजबूत करना और कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है। ये चीज हमारे मुल्क की आजादी को कायम रखती है, हमारे मुल्क की एकता को कायम रखती है, हमारे मुल्क की तरक्की करती है कि नहीं? अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदा में या दूसरी संप्रदा में जाएं
अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह होगा। अपनी जगह पे सब बातें अच्छी हैं, हमारा शहर है, हमारा सूबा है, मोहल्ला है, मुबारक हो हमको, हमारा खानदान है, परिवार है, प्रेम है हमें उससे। लेकिन जहां हमने अपने परिवार को मुल्क के ऊपर रखा, जहां हमने अपने शहर को, प्रदेश को, भाषा को, संप्रदाय को, किसी चीज को हमने अपने देश के ऊपर रखा, तो देश फिर से गिरने लगा और यकीनन गिरेगा। याद रखिए कि दुनिया में बहुत सारे ऐब होते हैं, बहुत सारी खराबियां होती हैं, लेकिन एक ऐब, एक खराबी, एक गुनाह, एक पाप, एक कमजोरी, जो कुछ उसे कहिए, सब में बड़ी जो है वो डर है। डर से ज्यादा बुरी चीज कोई नहीं, क्योंकि जितनी खराबियां दुनिया में है सब डर की औलाद है। एक दफे कौम में या इंसान में डर आ जाएगा तो फिर और सब खराबियां उसमें आ जाएंगी। वो झूठा होगा, मक्कारी करेगा, हर किस्म की बात करेगा, उसका सिर नीचा होगा, उठ नहीं सकता। धर्मनिरपेक्षता की यदि हम बात करें तो जो तस्वीर उभरती है वो तस्वीर नेहरू को सीधे जुड़ती है। धर्मनिरपेक्षता में नेहरू का असीम विश्वास रहा। देश को धर्मनिरपेक्ष रखने में उनका बड़ा योगदान है। 1948 की बात है, नई दिल्ली में सांप्रदायिक दंगा हो गया था। नेहरू को खबर लगी तो वो बिना सुरक्षा व्यवस्था के दंगाइयों के बीच पहुंचे, आपस में लड़ रहे लोगों को डांट डपट कर, चीख चिल्लाकर शांत करने की कोशिश की। फिर भीड़ ने उन्हें पहचान लिया, लोग शांत हो गए और वापस जाने लगे, दंगा खत्म हो गया। नेहरू के लिए सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म को राजनीति से अलग रखना था। राजधर्म था सभी धर्मों से बराबर की दूरी बनाए रखना। बाद के वर्षों में कांग्रेस के लिए धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा कुछ अलग हो गई, लेकिन नेहरू की राह कांग्रेस भी भूल गई और सभी धर्मों का समान रूप से आदर करना, सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनके हितों की सुरक्षा करना, उनकी पहचान बनाए रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाने लगा। सन 1951 में गांधी जयंती पर पार्टी के धर्मनिरपेक्ष विचारों की व्याख्या करते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान में नेहरू ने कहा कि अगर व्यक्ति धर्म के नाम पर किसी दूसरे व्यक्ति पर हाथ उठाता है तो मैं अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ूंगा, चाहे हमारी सरकार रहे या न रहे। आज जब धर्मनिरपेक्षता को नए सिरे से परिभाषित किया जा रहा है, हिंदुत्व की बात की जा रही है और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर देश के तमाम सियासी दल निकल पड़े हैं, तो नेहरू के सेक्युलरिज्म को याद रखने की जरूरत है, जिसमें संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति किसी एक धर्म से पहचान बनाने की मनाही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते थे जो सभी धर्मों की हिफाजत करे, अन्य धर्मों की कीमत पर किसी एक धर्म की तरफदारी ना करे और खुद किसी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर स्वीकार न करे। नेहरू भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दार्शनिक थे। नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे, लेकिन सभी धर्मों को उचित और पूरा सम्मान देते थे। नेहरू धार्मिक कट्टरतावाद के पूरी तरह से खिलाफ थे। वो धर्मों के सियासी इस्तेमाल के भी खिलाफ थे। बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में ये बात साफ दिखी। I'll put it this way, you have said in the past that you wanted to make India a secular democracy in which minorities could live at peace. Now do you feel, I regard that as one of your principal objectives, do you feel that you have achieved that religious fanaticism is gone down now? Do you feel on top of that problem? Well, we are on top of it, but I can't say that we've put an end to it. And we have to face it even now often enough. But the last elections showed that the Indian people generally don't like it. And caste? There's plenty of caste which interferes with politics in the sense of in elections a person may choose to vote for his caste man in that sense. They're still there, unfortunately. We try to fight it.
17 अप्रैल 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने सियासतदानों की सोच पर हावी होती कट्टरता पर चिंता जाहिर की थी। मैं देखता हूं कि जो लोग कभी कांग्रेस के स्तंभ हुआ करते थे, आज सांप्रदायिकता ने उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लिया है। ये एक किस्म का लकवा है जिसमें मरीज को पता तक नहीं चलता कि वो लकवाग्रस्त है। मस्जिद और मंदिर के मामले में जो कुछ भी अयोध्या में हुआ वो बहुत बुरा है, लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये सब चीजें हुई और हमारे अपने लोगों की मंजूरी से हुई और वे लगातार ये काम कर रहे हैं। नेहरू का मानना था कि विभिन्न धार्मिक संप्रदायों एवं अलग अलग धर्मों में विभाजित एक राष्ट्र का धर्मनिरपेक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। नेहरू धर्म विरोधी या अधार्मिक नहीं थे, जैसा कि कई बार उनके धर्मनिरपेक्षता के विचार के कारण उन्हें मान लिया जाता है, बल्कि वो ऐसे राज्य के समर्थक थे जो कि एक धर्म की तुलना में दूसरे धर्म को कोई विशेषाधिकार न दे और कानून के शासन के आधार पर सभी धर्म राज्य की दृष्टि में समान हो। जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहे हैं आज हम, और जब नेहरू की बात हो तो भारत की विदेश नीति की बात जरूर हो जाती है। उन्हें विदेश नीति का सूत्रधार कहा जा सकता है। वे न केवल स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और 17 वर्ष तक विदेश मंत्री रहे, उससे पहले भी लगभग 25 वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस के विदेशी मामलों के प्रमुख वक्ता भी थे। वे अंतर्राष्ट्रीयता और अखिल एशियावाद के समर्थक रहे। वे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और फांसीवाद के विरोधी रहे। नेहरू चाहते थे कि भारत किसी भी देश के दबाव में न आए और विश्व में उसकी स्वतंत्र पहचान हो। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था उनका पंचशील का सिद्धांत, जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखना और दूसरे राष्ट्र के मामलों में दखल न देने जैसे 5 महत्वपूर्ण शांति सिद्धांत शामिल थे। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को बढ़ावा दिया। गुट निरपेक्षता का मतलब यह था कि भारत किसी भी गुट की नीतियों का समर्थन नहीं करेगा और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बरकरार रखेगा। उन शीत युद्ध के दिनों के लिए ये जरूरी भी था। नेहरू जब भी देश से बाहर गए अपनी कूटनीतिक समझ का परिचय देते रहे। नेहरू के ही वक्त में भारत विकासशील देशों के नेता के रूप में उभरा। जवाहरलाल नेहरू एक मंझे हुए स्टेट्समैन थे। आजादी की लड़ाई लड़ चुके जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक संस्थानों की अहमियत बखूबी समझते थे। वे विपक्ष को अहमियत देते थे क्योंकि वे जानते थे कि लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। दलगत राजनीति के कारण 2 पार्टी सिस्टम के भी वे पक्षधर दिखे थे। Now what do you mean by that there is no opposition? In our parliament, in the House of the People, there are 500 members. Well, we are 350. The opposition consists of 150. It is true that that opposition is split up in 4 or more parties. There is no one major opposition. We haven't got the 2-party system. We can't impose that. It develops or not. Would you welcome it, Prime Minister? Yes, on the whole, if there's a big enough party which thinks in terms of office, we'd welcome it, because otherwise these opposition parties become totally irresponsible. They have no hope of office, so they can say and do just what they like. But there is an opposition, and a very good opposition, both in parliament and outside. We have continually to face it. महात्मा गांधी से प्रभावित होकर राजनीति में आने वाले नेहरू के लिए रंग भेद अभिशाप था। वे अफ्रीकी देशों से भी अच्छे रिश्ते के पक्षधर थे। नेहरू के इस तरह के स्टैंड के कारण विकासशील देशों ने भारत को नेता के रूप में स्वीकारा। Well, I don't remember that we have said much about British policies in Africa. We have said a great deal in the United Nations. I mean, we have said a great deal about the situation in South Africa And in North Africa, in French North Africa. Yes, and in Morocco And and Tunisia. Do you think that helps the French to solve their problems with the Africans? That's a curious question. The French don't think so. Well, I think it's a curious question. My being told
that you must not say anything when evil is happening, lest the evil may become worse. But I think, as a matter of fact, since by some circumstance I became Prime Minister of India, I have to hold myself in check all the time as to what I say. Otherwise, I'd shout out from the housetops what is happening all over the world and in Africa, north, south and east. जवाहरलाल नेहरू की राजनीतिक यात्रा भारत द्वारा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने से बहुत पहले शुरू हुई। ऐसे में कॉमनवेल्थ जैसे संस्थान पर उनके विचार काफी अहम हैं। गुलामी की बेड़ियों को उतार फेंकने के बाद भी वे यूरोप ब्रिटेन से अच्छे रिश्ते का महत्व जानते थे। I think this development of the Commonwealth is of great significance. I can't say yet what future form or shape or importance it may have. This kind of free association of people with different countries, with different interests, different outlooks, yet meeting together and in a friendly way trying to understand each other is a very great thing. अंतर्राष्ट्रीय मामलों में नेहरू ने भारत को शीत युद्ध के दो गुटों से दूर रखा। उन्होंने गुट निरपेक्ष मुहिम की शुरुआत की। यहीं से भारत का अंतर्राष्ट्रीय रुतबा बढ़ा। संयुक्त राष्ट्र में भी उन्होंने जब सलाह दी कि यूएन कैसे विकासशील देशों को मदद कर सकता है, तब सभी ने उन पर ध्यान दिया। How do you think that the UN can best help the emerging nations? Well, in a variety of ways. First of all, in keeping out troublemakers, keeping out people who stick on in spite of announcing that they are withdrawing. That's the very first thing, because they are constant irritant, not only to the people there but to everybody. नेहरू की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भारत की विदेश नीति का निर्माण था, जिसका उद्देश्य वैश्विक मंच पर गुट निरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्थापित करना था। वैश्विक मंच पर शांति और निरस्त्रीकरण की वकालत की। जवाहरलाल नेहरू के करिश्मे और राजकीय कौशल ने उन्हें न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में सम्मान मिला। वैसे ये अजीब ही है कि इतने साल बाद भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेहरू ने कश्मीर को गलत तरीके से संभाला या उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया जा रहा है। कश्मीर के ही नेहरू कश्मीर पर ही विवादों में हैं। आरोपों में एक बड़ा आरोप ये है कि कश्मीर समस्या को लंबे समय तक उलझाए रखने की जिम्मेदारी नेहरू की ही है। इस मसले को लेकर संयुक्त राष्ट्र जाने की भी गलती नेहरू ने ही की। ये भी कहा गया कि कश्मीर पर भारत का स्थायी रुख निर्धारित करने में 15 साल लगा दिए गए। इस समस्या को लेकर प्रधानमंत्री नेहरू का रुख नर्म था। इस सवाल का जवाब जानने के लिए इतिहास के इन पन्नों को खंगालने की जरूरत है। आइए इन्हीं पन्नों पर लिए चलते हैं आपको। कश्मीर पर नेहरू के स्टैंड पर कई सवाल उठे हैं। आजादी के समय भारत में करीब 600 से अधिक रियासतों के विलय के कुछ नियम बनाए गए थे। करीब दर्जन भर रियासतों को छोड़कर सभी का विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल की मंशा के अनुसार भारत में हो गया था। कश्मीर रियासत का मामला नेहरू ने अपने पास रख लिया, जबकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। कश्मीर के मामले में प्रधानमंत्री के तौर पर नेहरू के 3 फैसलों ने कश्मीर का मामला और ज्यादा उलझा दिया। कश्मीर पर नेहरू के 3 फैसले। कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना। 1948 में भारत पाक की जंग के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान कर देना। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देना। वर्ष 1952 के अपने भाषण में नेहरू ने कहा था, महाराजा और उनकी सरकार सब भारत में विलय चाहते हैं, तो मैं उनसे कुछ और उम्मीद करता, वो ये कि वहाँ लोगों की राय ली जाए। हालांकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि प्रिंसली स्टेटस का भारत में विलय से पहले लोगों की राय ली जाए। भारतीय संघ से जुड़ने की शासक की इच्छा काफी थी। दूसरे प्रिंसली स्टेट्स ने ठीक वैसा ही किया।
The initial reason for its going to the United Nations was a very simple issue. Yes. That is Pakistan's invasion. That was the issue. I accept what you say, that if you look at the question as a whole, it is a complicated issue and not easily disposed of by a simple formula. Therefore not good for legal discussions, but I mean, Right, sir. in the United Nations. नेहरू ने लिखा है, हम युद्ध से नहीं डरते, मगर हमें चिंता ये है कि कश्मीरी जनता को कम से कम नुकसान हो। मुझे लगता है कि समझौते के लिए ये उचित समय है। शीत ऋतु में हमारी कठिनाइयां बढ़ रही हैं। संपूर्ण क्षेत्र के आक्रमणकारियों को भगा पाना हमारी सेनाओं के लिए मुश्किल है। गर्मियां होती तो उन्हें भगाना आसान होता, मगर इतना इंतजार करने का मतलब है कि और 4 महीने तब तक वो कश्मीरी जनता को सताते रहेंगे। ऐसे में समझौते की कोशिश करते हुए छोटी लड़ाई जारी रखनी चाहिए। ये बात संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मसले को ले जाने के संदर्भ में है। जब मसले को संयुक्त राष्ट्र ले जाने की नेहरू ने सिफारिश की, तब कई सवाल उठे। वहीं पाकिस्तान से रिश्ते भी इसी दौरान तल्ख हुए, लेकिन नेहरू हमेशा पाकिस्तान के रिश्ते के प्रति आशावान रहे। Relations have improved greatly. Our psychological approach to each other is much better. And I think that we shall gradually solve most of our problems. It may take a little time to solve all of them, but I think we are on the right path. हिंदू मुस्लिम वाले नियम के तहत मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर पर पाकिस्तान अपना अधिकार चाहता था। उसके लिए उसने लगातार तिकड़म किए, मगर दुनिया की तमाम ताकतों के सामने पंडित नेहरू जैसा कूटनीतिज्ञ चट्टान की तरह खड़ा था। वो हर कीमत पर कश्मीर हिंदुस्तान में चाहते थे, मगर दुनिया की तमाम ताकतों के सामने पंडित नेहरू जैसा कूटनीतिज्ञ चट्टान की तरह खड़ा था। वो हर कीमत पर कश्मीर हिंदुस्तान में चाहते थे। नेहरू हमेशा से चीन से बेहतर ताल्लुकात चाहते थे, क्योंकि नेहरू का ये अटल विश्वास था कि पड़ोसियों से लड़ाई करना भारत के हक में नहीं रहेगा। पड़ोसी और अगर पड़ोस आपका डिस्टर्ब हो, वहाँ पे समस्याएं हो, तो इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। 1947-48 में जब आज़ाद हिंदुस्तान का संविधान बनाया जा रहा था, तभी चीन में 1949 की क्रांति हो गई और हुकूमत को मौ से तुंग की पीपल्स रिवॉल्यूशन ने उखाड़ फेंका था। आज़ादी के बाद भारत ने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की शुरुआत की। भारत चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा थी, उसे अंग्रेज इसलिए खींच गए थे ताकि असम के बागानों को चीन न हड़प ले, लेकिन अक्साई चीन को लेकर वैसी कोई सतर्कता भारत ने नहीं दिखाई। 1958 में चीन ने अपना जो नक्शा जारी किया, उसमें अक्साई चीन में जहां जहां उसने सड़कें बनवाई थी, उस हिस्से को अपना बता दिया। 1959 में भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी, तो मौ से तुंग गुस्से से तमतमा उठे और उसने भारत की हरकतों पर कड़ी निगरानी रखने का हुक्म दे दिया। ऐसे में रिश्ते बिगड़ते गए। 1962 में हिंदुस्तान पर जोरदार हमला बोला चीन ने, और उस दौरान नेहरू बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर सवाल उठ खड़े हुए। लोगों ने कहा पंचशील फेल हो गया। इस जंग में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। चीन ने अक्साई चीन में अपना झंडा गाड़ दिया। कहते हैं 1962 के सदमे से नेहरू आखिर तक उबर नहीं पाए। चीनी हमले के बाद नेहरू का संबोधन। भाइयों बहनों, साथियों और हम वतनों, हमारे सीमा पर जबरदस्त हमले चीनी फौजों ने किए हैं और करते जाते हैं। जहाँ के एक बहुत ताकतवर दुश्मन, जिसको ज़रा फिक्र न शांति की थी न शांति के तरीक़ों की, उसने हमें धमकी दी और उस धमकी पर अमल भी किया। इसलिए वक्त आ गया है कि हम इस खतरे को पूरी तौर से समझें। चीनी अतिक्रमण पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष जब आज वॉकआउट कर रहा है, तब नेहरू की चीनी नीति पर भी सवाल उठने लाजमी है। हकीकत ये है कि नेहरू को कभी सपने में भी अंदेशा नहीं था कि चीन भारत को दगा देगा, और यही विश्वास घातक बन गया। Whether the internal position might or might not be, I see absolutely no danger, external danger to India from communist or any other source. लेकिन जब हमला हुआ
तब नेहरू ने अमेरिकी सहायता मांगी थी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से अनुरोध किया था कि वो 1962 के चीन भारत युद्ध के दौरान चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए भारत को जेट लड़ाकू विमान मुहैया कराएं। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर कई संधियां भी हैं, लेकिन चीन लगातार इनकी अनदेखी करता रहता है। घुसपैठ लगातार जारी है। 2011 से लेकर साल 2018 के दौरान चीन की ओर से भारत में घुसपैठ की तादाद हर साल कम से कम 200 से 460 के बीच रही है। साल 2019 में तो ये संख्या 663 पर पहुंच गई थी। ये तो आज की बात है। उस वक्त नेहरू को चीन के विस्तारवाद की आशंका तक नहीं थी। I don't think China, ever since its this changeover there, has had any desire to expand. They've got enough problems of their own. And so far as India is concerned, we have the most friendly relations with them. चीन से हार नेहरू के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। नेहरू को सोवियत संघ से सहयोग नहीं मिला। इस युद्ध को नेहरू की हार के तौर पर भी देखा जाता है। वैसे ये समझना होगा कि नेहरू एक नेता ही थे, खुदा नहीं थे, ईश्वर नहीं थे, नहीं भविष्य दृष्टा इस तरीके से थे कि वो हर एक चीज के असर को माप पाएं। चीन के धोखे के बाद नेहरू टूट गए। जनवरी 1964 में नेहरू जब भुवनेश्वर के दौरे पर थे तब उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन तब डॉक्टरों ने संभाल लिया और उन्हें आराम की सलाह दी गई। लेकिन 26 मई 1964 की शाम जब नेहरू अपनी बेटी इंदिरा के साथ छुट्टियां मनाकर दिल्ली लौटे तो रात 8 बजे वो सीधे अपने कमरे में चले गए और दवाई लेकर लेट गए। कहते हैं नेहरू 26-27 मई की रात सो नहीं पाए थे और उन्हें पीठ में भयंकर दर्द उठ रहा था। 27 मई 1964 को सुबह 6:30 बजे के करीब उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया और फिर तुरंत बाद हार्ट अटैक आ गया। नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के बुलाने पर डॉक्टर मौके पर पहुंचे और नेहरू को बचाने की कोशिश की गई। 8 घंटे तक वो कोमा में रहे लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 27 मई 1964 की दोपहर 2:05 पर रेडियो के जरिए ऐलान हुआ कि पंडित नेहरू का निधन हो गया। एक बड़ी रोशनी खत्म हो गई। उस दिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर लाखों लोगों का हुजूम उमड़ा था जो अपने नेता को अंतिम विदाई देने आए थे। 29 मई को पंडित नेहरू का अंतिम संस्कार हुआ जिसमें दुनिया भर के नेता और राजनयिक शामिल हुए। रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियां हैं, जहां मन निर्भय हो, जहां मस्तक ऊंचा हो, जहां मुक्त ज्ञान हो, जहां संकीर्ण घरेलू दीवारों से दुनिया के टुकड़ों में न बटी हो, सत्य की गहराइयों से जहां शब्द निकलते हैं, मेरे पिता मेरे देश को जगाने दो। यही कुछ सार और चिंतन, उम्मीद और कोशिश रही थी नेहरू के जीवन की। अपने पूरे जीवन काल में वो देश की आज़ादी की लड़ाई करते हुए 9 बार जेल गए। वहीं से अपनी प्रिय बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया या भारत एक खोज लिखी, चिट्ठियां लिखते रहे। इससे नेहरू के देश के इतिहास और संस्कृति से लगाव साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री बनने के बाद नेहरू को देश को नई दिशा और नई मजबूती देने की जिम्मेदारी मिली और नेहरू ने इसे बखूबी निभाया। हर इंसान की तरह नेहरू ने भी गलतियां की, लेकिन गलतियों को अब उभार कर नेहरू का नाम बदनाम करने की कोशिश, इतिहास को दोबारा अलग तरीके से लिखने की कोशिश और इतिहास में जो कुछ अच्छा हुआ उसे झुठलाने की कोशिश कहीं हमें और पिछड़ेपन की ओर ले जा रहा है। इतिहास और अपने सम्मानितों को हम नहीं छेड़ें तो अच्छा होगा। हम कैफी आज़मी के नेहरू पर लिखे शेर से ही आज का विशेष खत्म करते हैं। उन्होंने लिखा था कि अकेला अकेला भटकता रहा, हर पुराने ज़माने में वो बोझ से अपने उसकी कमर झुक गई, कद मगर और कुछ बढ़ता रहा। हाथ में उसके क्या था जो देता हमें, सिर्फ एक कील, उस कील का एक निशान उसने जिंदों में लेकिन पिरोया था लेकिन पिया था जो जहर, उठ के सीने से बैठा न इसका धुआं। तो नेहरू को आप पसंद करें या उन्हें नापसंद करें, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि देश के भविष्य की नई इबारत लिखने की ईमानदार कोशिश का नाम था नेहरू। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।